अच्छा नाज़रीन कराम, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि इस सेगमेंट पे हम गुफ्तगू करना चाहते हैं कि जो एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सिविलियन पर फ़ौजी अदालतों में मुकदमे नहीं चलाए जा सकते, हमने पहले ही कहा था कि उसके बारे में अपील यकीनी तौर पर दायर होगी और हो गई है। उसमें कई बातें थीं, एक दिन में फ़ैसला जल्दी आ गया तो कुछ लोगों का ख्याल है, कुछ लोगों का ख्याल था कि और भी बहुत सी बातें हैं, वो मुझे नहीं कहनी चाहिए, बल्कि मैं इन माहिरीन से ही राय लूँगा। अब ये चला गया, अब इसकी क्या नौयत होगी, नया बेंच बनेगा, फ़ैसला क्या आ सकता है, कैसा आ सकता है। इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बारे में बहुत सी बातें की जा रही है कि माजी का प्रेसिडेंट भी मौजूद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के बनने के बाद से आज तक, सन 67 के बाद से आज तक कोई फ़ैसला भी ऐसा नहीं दिया है जो इस फैसले के मुताबिक को मुझसे उलट फैसला दिया है कि सिविलियन पर फ़ौजी अदालतों में मुकदमे चल सकते हैं। हमारे साथ राजा खालिद महमूद साहब, साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल मौजूद हैं जी, और हुसैन मुफ्ती साहब, हाँ, लाहौर हमारे और एडवोकेट ये भी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ बार एसोसिएशन के रहे हैं रुकन भी, दोनों के साथ हम गुफ्तगू करते हैं। राजा साहब, पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या इस वक्त लगता है ये जो मुकदमा आया है इसका क्या सूरत हाल बनती दिखाई देती है आपको जी? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये है कि 3 अपील फाइल हुई है। एक सौदा फोरम बलोचिस्तान की अपील है, एक सिंध गवर्नमेंट की तरफ से अपील फाइल हुई और फिर वजारत दफा ने भी अपील फाइल कर दी। 23 अक्टूबर 2023 का जो 4-1 की कसरत से फैसला आया, जिस फैसले के जरिए उन्होंने आर्मी एक्ट की सेक्शन 21D1 और D2 को उड़ा दिया, उसके साथ ही सेक्शन 59 की आर्मी एक्ट की उसकी सब सेक्शन 4 को भी अल्ट्रा वायरिस टू द कॉन्स्टिट्यूशन यानी मावरा कॉन्स्टिट्यूशन करार दे दिया। अब यहाँ पे जो मेरे लिए और नाज़रीन के लिए इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इसका और एस्टॉनिशिंग एस्पेक्ट भी है, वो ये कि सजाद मीर साहब, ये जो कानून है 1952 का आर्मी एक्ट, इसमें 1967 में तरमीम हुई और ये 21D इसमें इंसर्ट हुई थी, ये सेक्शन, जिसमें के जरिए सिविलियन का ट्रायल, वो सिविलियन जो सिडिशन में यानी सिड्यूस करना फ्रॉम एलिजेंस टू पाकिस्तान आर्मी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, या फिर ये है कि आर्मी के अर्सनल पे, आर्मी की तरतीबात पे या आर्मी की इंस्टॉलेशन पे हमला करना, स्पाइंग करना, एस्पियोनेज करना, जासूसी, ये सारी चीजें कवर करता था कि इसका जो भी मुल्जिम होगा, चाहे वो मिलिट्री मैन है, यूनिफॉर्म में है या सिविलियन है, ही विल बी ट्राइड बाय द मिलिट्री कोर्ट। और उसके बाद तवातर के साथ जो सिविलियन थे उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होता रहा। 1975 का एक बड़ा मशहूर केस है ब्रिगेडियर एसपी अली केस, जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट हुआ, जो PLD हमारी 1975। ब्रिगेडियर एसपी अली और उनके साथ एक कर्नल साहब थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रूबरू ये प्ली ली थी, बल्कि उससे पहले हाई कोर्ट के रूबरू ये प्ली ली कि सिंस वी हैव रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, we are no more army officers, therefore we cannot be tried by the military court। तो उनकी इस राय को रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने, उनकी इस प्ली को रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि बेशक आप सिविलियंस हैं, लेकिन ये जो आपने जराइम किए, ये जो आप पे इल्जामात हैं, इन्हें मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल करेंगी और कर सकती है। और उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ। उसके बाद मसलसल हर दौर के अंदर, चाहे वो किसी फौजी हुक्मरान का दौर था या सिविलियन का दौर था, उसमें सिविलियन का बाकायदगी से मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होता रहा। इवन जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी हाल ही में जाने वाली, उसमें भी 35 लोगों का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुआ। यहाँ पे दलील ये दी जाती है जी कि उस वक्त 21वीं और 22वीं तरमीम के जरिए मिलिट्री कोर्ट एस्टेब्लिश की गई थी, आइन को अमेंड किया गया था। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि वो अमेंडमेंट मेरी जो नाकिस राय है कि यानी मुतलकन वो फजूल थी, उनकी कतन जरूरत नहीं थी। अमेंडमेंट तब की जाती है जब आपकी स्टैट्यूट बुक जो है, जो कानून है, जो लॉ ऑफ लैंड है, उसमें कोई चीज मौजूद ना हो, कोर्ट का कोई वजूद मौजूद ना हो,
तो जब आर्मी एक्ट मौजूद है और उसमें 67 अमेंडमेंट मौजूद है, उसके मुताबिक फैसले होते आए हैं, तो फिर उन तरमीम की भी जरूरत नहीं थी। फिर वो चैलेंज हुई सुप्रीम कोर्ट के रूबरू। सुप्रीम कोर्ट का 17 रुकनी बेंच यानी फुल कोर्ट तश्कील दी गई और फुल कोर्ट में मेरे ख्याल में 12 या 13 जजेस की राय उसके हक में थी, 4 ने उसके खिलाफ राय दी और बड़ी कसरत के साथ वो फैसला आया, बड़ी अक्सरियत के साथ। उन्होंने जो मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल है उसे वाजियत मुहैया की, उसे बिल्कुल उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल उसी तरह साफ शफाफ है जिस तरह की किसी आम ऑर्डिनरी कोर्ट का ट्रायल हो सकता है। आपको यहाँ पे मैं याद करवाता चलूं कि कुलभूषण यादव का जो केस है, जब आईसीजी में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया ने चैलेंज किया था इस ग्राउंड पे कि जो आर्टिकल 36 है वियना कन्वेंशन का, वो उसकी एप्लीकेशन पाकिस्तान ने नहीं की। वो कौंसलर की रसाई की बात थी उसमें आर्टिकल में, तो वो एक्सेस नहीं दी गई। लिहाजा ये है कि उसका ट्रायल रोका जाए और उस ट्रायल को स्टे किया। अदरवाइज जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन थी मिलिट्री कोर्ट के हवाले से, उन्होंने उसे अप टू द स्टैंडर्ड, अप टू द मार्क करार दिया था। तो आपको लगता है कि अब भी ये सुप्रीम कोर्ट जो है रिवीजन में इसको आप वही अपने पुराने फैसले आप होल्ड करेगा? जी, मैं मीर साहब जो यहाँ पे आप देखें ना, आप माशाल्लाह कौन मश्क साफी हैं, आपने दश्त की स्याही में एक तवील अरसा गुजारा, बहुत अच्छी मालूमात रखते हैं, हमसे ज्यादा रखते हैं बल्कि। यहाँ पे गुजारिश ये है कि ये 4-1 का फैसला है। ठीक है। अब 4-1 बैठ के या 4 जजेस बैठ के 12 या 13 रुकनी जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच था उसके फैसले को मुस्तरद नहीं कर सकते, उसे ओवर रूल नहीं कर सकते, उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे ये अनहोना काम हुआ कि अकलियत ने अक्सरियत के फैसले को रिजेक्ट कर दिया। ये नहीं हो सकता था। ये लिखा भी है उस जजमेंट के अपील के अंदर जो शोधा फोरम बलोचिस्तान की है कि अकलियत ने अक्सरियत के फैसले को बदल दिया, जो लॉ के मैंडेट के खिलाफ है, जो प्रोप्राइटरी डिमांड करती है उसके खिलाफ है, जो हमारी प्रैक्टिस है उसके खिलाफ है, और जो प्रेसिडेंट सेट कर रखी है सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ है। अब भी ये है कि पहले ये हुआ करता था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में ही नजरसानी की यानी रिव्यू पिटीशन दायर करते थे। अब रिव्यू पिटीशन में आप बिल्कुल समझें कि आपके हाथ बंधे होते थे, उन ही जजेस के सामने अब जज भी दूसरे होंगे। जी, ये मैं आपको बताता हूँ, रिव्यू उन्हीं जजेस के सामने और वकला भी वही होते थे। अब एंड प्रोसीजर एक्ट ने आपको अपील का हक प्रोवाइड किया, ये एंट्रा कोर्ट अपील है, वो जजेस नहीं बैठेंगे, इसमें नया बेंच तश्कील दिया जाएगा और यकीनन वो बेंच इससे बड़ा बेंच होगा, लार्जर बेंच होगा। फुल कोर्ट भी, यानी फुल कोर्ट का मतलब ये नहीं कि ये जजेस इंक्लूड होंगे, इन्हें एक्सक्लूड करके बाकी जजेस पे मुश्तमिल कोर्ट भी बिठाई जा सकती है टू डिसाइड दीज अपील। ठीक राज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी मुफ्ती साहब, आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे, आपकी राय क्या है इस सिलसिले में? देखिए, बात यह है कि जो 9/11 का फियास्को था और जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे आया और उसकी वजह से जो इंसर्जेंसी हुई, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस हवाले से खुद मिलिट्री ट्रायल्स को के हवाले से कहा था कि ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल है। उसके बाद उसकी एक्सटेंशन भी हुई। अब मसला ये है कि अगर फर्ज करें कि एक एस्पियोनाज का मसला है या किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के बारे में आप ये समझें कि वहाँ पे कोई इंग्रेस लेता है, उसमें एंटर होता है, तो वो ऑब्वियसली किसी ना किसी मकसद के तहत तो होगा। तो ये टोटल प्रीव्यू आता है मिलिट्री कोर्ट्स का। ठीक है। तो अदरवाइज ये आर्टिकल 8(3) का क्लास ए है, उसके तहत ये प्रोटेक्टेड है कि जहाँ पे मिलिट्री कोर्ट के मामलात आएंगे वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को साइड पे भी किया जा सकता है। लेकिन अगर फर्ज करें ये सिनारियो देख लें कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कहना तो बड़ा आसान है कि जो लोग मिलिट्री कोर्ट में ट्राई हो रहे हैं उनके फंडामेंटल राइट्स किसी न किसी हवाले से मुतासर हो रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर आप मिलिट्री पाकिस्तान आर्मी एक्ट को देख लें और पाकिस्तान क्रिमिनल कोड को देख लें,
तो उनमें प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। उसमें किसी किस्म का कोई डिसबैलेंस नहीं है कि हम कहें कि जी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत तो बड़े फंडामेंटल राइट्स, ड्यू प्रोसेस, आर्टिकल 10A की जो एक वेव है वो फॉलो हो रही है, लेकिन जो मिलिट्री लॉ के तहत है वो वेव फॉलो नहीं हो रही। अदरवाइज अगर आप देखें तो इंटरनेशनल इंडेक्स में 130 से भी आपका जो जुडिशियल सिस्टम है सिविल राइट पे वो नीचे कैटेगराइज किया जाता है, जबकि आप मिलिट्री कोर्ट्स, पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स को देखें तो पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स रैंक नंबर 7 पे हैं। अच्छा। तो अदरवाइज जो आप आर्टिकल 10A को भी देखें तो वहां पे ये नहीं लिखा हुआ कि वो कोर्ट कौन सी होगी जहां पे आर्टिकल 10A को ऑब्जर्व किया जाएगा। आर्टिकल 10A की ऑब्जर्वेंस हर कोर्ट में जितने भी केसेस हैं उन सब पे तमाम कोर्ट्स पे वाजिब है और तमाम कोर्ट्स उसको फॉलो करती हैं। इसमें मिलिट्री कोर्ट्स भी हैं जो इसको फॉलो करती हैं। अब मसला ये है कि FBI अली केस के बाद शेख लियाकत हुसैन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तौसीक की हुई है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो सिविलियन के ट्रायल कर सकती हैं और वो फुल कोर्ट का फैसला है। जैसे खालिद साहब ने भी आपको बताया कि ये 4 जजेस जो हैं इन्होंने व्यू दिया कि नहीं, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो एस्पियोनाज की केसेस हैं या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केसेस हैं उनका ट्रायल वो सिविलियन हो या मतलब कि किसी एजेंसी के लोग हों। ऑब्वियसली ये जो कुलभूषण यादव का केस है इसमें भी इंडिया ने यही क्लेम किया हुआ है कि ही इज अ सिविलियन। तो अगर फर्ज करें इस एनोलॉजी पे जाएं तो क्या कल को हम ऐसे जासूसों को छोड़ देंगे कि वो सिविल कोर्ट में ट्राई हों? पहली बात ये। दूसरी बात ये है ये सारे जितने भी एस्पियोनाज के या मतलब के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केसेस हैं इन सब में कोई ना कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जो इंटरनेशनल स्पाई, इंटरनेशनल एजेंसी के जो बाहर नहीं आनी चाहिए। तो वो अगर फर्ज करें कि ये सिविल साइड पे होगा तो आपने एक बंदे को तो अप्रीहेंड कर लिया जो आपकी कोई डॉक्यूमेंट लेके जा रहा था या इंफॉर्मेशन लेके जा रहा था, लेकिन जब ये सिविल साइड पे ट्रायल होंगे तो क्या होगा कि पूरी इंटरनेशनल मीडिया पे वही फाइल जो आपने एक बंदे को अप्रीहेंड कर लिया उसे नहीं ले जाने दी, वो फाइल पूरी की पूरी फ्लैश हो रही होगी इंटरनेशनल मीडिया पे। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि दूसरी बात यह है कि केस तो 9 मई के सिलसिले में उन अक्यूज के बारे में था जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई हो रहे थे। तो ये बात कहाँ से आउट ऑफ द ब्लू आ गई, एकदम ईव ड्रॉपिंग आ गई कि आपने 21D जो कि इसी मकसद के लिए इंसर्ट किया गया था 1967 में कि जो आप फॉरेन स्पाइज जो जासूस पकड़ते हैं होते तो वो उसमें से मैक्सिमम सिविलियन है, तो उनका आप क्या करेंगे? सिविल साइड पे ट्राई करेंगे तो वो जो इंफॉर्मेशन बड़ी सेंसिटिव और बड़ी क्लासिफाइड किस्म की है वो पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे हो रही होगी। उसके अलावा हमारी आर्म फोर्सेस के साथ जो हमारी ISI है, हमारी MI है, उस पर बहुत सारे सिविलियन लोग जो काम करते हैं। इसी तरह आर्मी के साथ भी बहुत सारे सिविलियन अटैच है। अगर फर्ज करें कि वो कोई इंफॉर्मेशन लीक करते हैं तो क्या आप ये जजमेंट दे के कहना चाह रहे हैं कि उनको सिविल साइड पे ट्राई करेंगे? तो उसमें जो सेंसिटिविटी आर्मी के साथ अटैच होती है, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के साथ अटैच होती है, उनके प्लान्स के साथ अटैच होती है, उनकी ड्राइंग्स के साथ अटैच होती है, वो सारी की सारी वल्नरेबल हो जाएगी और वो हर चीज जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पर फ्लैश कर रही है। मुझसे बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास बहुत कम था लेकिन आपने बहुत तफसील के साथ और बहुत वजाहत के साथ इस बात की बयान किया है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, दोनों हजरात का, जी राजा खालिद महमूद साहब का भी और मुफ्ती साहब का भी, दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, हुसैन मुफ्ती साहब का भी। और इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।